हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटम क्लासेस रोहतक। सो आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, सिलोजिज्म। ठीक है, तो सिलोजिज्म बेसिकली आपको वेन डायग्राम की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। सिलोजिज्म आपको वेन डायग्राम्स आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे अपना। तो इफ़ वी हैव टू वेरिएबल्स, हम दो वेरिएबल्स की बात करें। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ए और बी। ठीक है, वेरिएबल्स जो अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं। तो वेरिएबल्स की बात करें तो दो वेरिएबल्स, तो इनके वेन डायग्राम कैसे बनेंगे? अब कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर ले सकते हो, ट्रायंगल ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो, रेक्टेंगल ले सकते हो, बट बेटर रहेगा कि आप सर्कल लेके चलिए। ठीक है, तो हमने दो वेरिएबल ले लिए। ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया हमारा ए एंड दिस इज सेकंड वेरिएबल हो गया हमारा बी। राइट, ये हमने ए सेट ले लिया, ये बी सेट ले लिया, या ए वेरिएबल का डायग्राम ले लिया, बी वेरिएबल का डायग्राम ले लिया। तो सिलोजिज्म में क्या करना होता है? हमें डायग्राम बनाना होता है, हमें उनके बीच में रिलेशंस बनाना होता है। राइट, तो अगर मैं बात करूं कि ए और बी, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, आप देख रहे हो ए और बी दूर दूर हैं, ए और बी का एक दूसरे से कोई लेना देना है ही नहीं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। राइट, नो रिलेशन, ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मतलब ए का बी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं अगर कहूँ कि कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, दो फैमिली है, एक फैमिली, दो फैमिली है ए और बी। ठीक है, ए फैमिली में है राम जो दिल्ली से है, और बी फैमिली में है कुछ भी मोहन जो गुजरात से है। ठीक है, क्या जनरली अगर हम बात करें मोहन और राम का कुछ रिलेशन है आपस में? नहीं, कोई लेना देना है ही नहीं, तो उन्हें बोलेंगे नो रिलेशन। लेकिन हम सिलोजिज्म की बात कर रहे हैं, हम अपना रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो रीजनिंग क्या है कि कुछ ना कुछ तो हमें रिलेशन चाहिए उनमें। राइट, तो हम क्या बात करेंगे कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, उनके बीच में हम रिलेशंस कैसे शो करेंगे? विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो ये हमने ले लिया ए और ये ले लिया हमने बी। राइट, ये सेट है ए, देखो ये वाला सर्कल है ए, ये वाला सर्कल है बी। अब देखो क्या हो रहा है, ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन, यहां इस पोर्शन में क्या हो रहा है? ये पोर्शन इज अ ओवरलैपिंग पोर्शन। ओवरलैपिंग पोर्शन मतलब जो ए में भी है और बी में भी कॉमन है। राइट, मतलब जो ये वाला एरिया है वो ए में भी है, वो बी में भी है, तो इनमें क्या बन गया? एक रिलेशन बन गया कि ये वाला पोर्शन से ए और बी रिलेट हो रहे हैं। लेकिन इस पोर्शन की और इस पोर्शन के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। राइट, हम किस चीज के बारे में बता सकते हैं? इस डायग्राम को देख के कि ए और बी आपस में रिलेट कर रहे हैं। लो जी, ए और बी यहां से रिलेट कर रहे हैं। करेक्ट, पहला तो रिलेशन इस तरीके से बन गया कि यहां पे रिलेशन बन रहा है। इस पोर्शन के बारे में, जो ये पोर्शन है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, और इस पोर्शन के बारे में भी हम कुछ नहीं बता सकते। अब दूसरा रिलेशन मैं कह रहा हूं इस तरीके का कि ए ये हमारे पास, और अब देखो इस वेन डायग्राम में क्या है? इस वेन डायग्राम में ए बी के अंदर इंक्लूड है, मतलब ए छोटा है और बी बड़ा है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर इंक्लूड है। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर इंक्लूड है, मतलब सारे ए बी में है। लेकिन अगर हम बी की बात करें, देखो बी में ये पोर्शन बच गया, ए वाला पोर्शन छोड़ दो जी, ये पोर्शन बच गया, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। राइट, पहले डायग्राम में हमने बात की, तो पहले डायग्राम में हम जो कॉमन पोर्शन, जो इंटरसेक्शन का पोर्शन होता है, हम जब लॉजिकल वेन डायग्राम पढ़ेंगे तो दोबारा पढ़ेंगे इन वेन डायग्राम के बारे में। तो जो इंटरसेक्शन का पोर्शन है, इसके बारे में हम कहते हैं कि ये ए में भी है, ये बी में भी है। जो ये वाला एरिया है, इसको ओनली ए वाला एरिया बोलते हैं, पढ़ेंगे हम बाद में। ये वाला एरिया ओनली बी वाला एरिया है, ये भी हम पढ़ेंगे। इनको क्या बोलते हैं? इनके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, सिर्फ इस पोर्शन के बारे में बता सकते हैं। फिर जब इस डायग्राम की बात करें तो ये ए है हमारे पास और ये बी है, तो हम इस पोर्शन के बारे में तो अच्छी तरह के बता सकते हैं कि ये रिलेट हो रहा है बी से, लेकिन इस पोर्शन के बारे में हम नहीं बता सकते। करेक्ट, अब एक तीसरा रिलेशन है हमारे पास कि ये हमारे पास ए वेरिएबल है और ये हमारे पास बी वेरिएबल है। देखो यहां से क्या हो गया? ए और बी कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अब मैंने एक रिलेशन बना दिया इनके बीच में। क्या किया मैंने? एक लाइन ड्रॉ करके उस पर क्रॉस मार्क कर दिया। जब तक ये अलग अलग थे कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तब तक तो इनमें कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन अब मैंने क्या किया? ए और बी के बीच में एक लाइन लगा के उस पर क्रॉस मार्क कर दिया।
मतलब अब मैंने यहाँ पे रिलेशन बना दिया इनके बीच में, लेकिन रिलेशन कैसा है? नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन मतलब ए और बी आपस में रिलेट, देखो रिलेशन तो है यहाँ, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम? इस डायग्राम में क्या है कि ए और बी का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन इस डायग्राम में क्या है कि ए और बी का आपस में कुछ लेना देना है, लेकिन कैसे लेना देना है? नेगेटिव, मतलब क्रॉस, मतलब होता है ना दो पड़ोसियों की आपस में लड़ाई हो जाए, तो रिलेशन तो है ना कि वो दोनों पड़ोसी हैं और लड़ाई होने के बाद वो एक दूसरे से नहीं बोलते, मतलब उनके बीच में अब कैसा रिलेशन हो गया? क्रॉस का रिलेशन। समझ रहे हो? यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन, ये भी पॉजिटिव रिलेशन, दिस इज द नेगेटिव रिलेशन एंड दिस इज नो रिलेशन। करेक्ट? तो ये वेन डायग्राम की कहानी थी। अब सिलोजिज्म की बात करते हैं, तो सिलोजिज्म में सिर्फ 4 ही हमारे पास कीवर्ड होते हैं। 4 कीवर्ड कौन कौन से होते हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज ऑल। ऑल, ठीक है? ऑल मतलब सारा, सारा मतलब 100%। दूसरा हमारे पास होता है नो। नो मतलब कुछ भी नहीं, 0%। फिर तीसरा हमारा रिलेशन होता है सम। सम मतलब कुछ। और चौथा हमारे पास कौन सा कीवर्ड होता है? सम नोट। तो जो सारी कहानी है हमारी इन 4 कीवर्ड्स के अराउंड घूमने वाली है। ठीक है? कौन कौन से हमारे पास 4 कीवर्ड्स हैं? ऑल, नो, सम एंड सम नोट। अब इन कीवर्ड्स के कुछ सेकेंडरी नेम भी होते हैं। सेकेंडरी नेम मतलब इनके अल्टरनेटिव नेम। अगर मैं ऑल की बात करूं तो ऑल को हम क्या कह सकते हैं? 100%। राइट? ऑल को हम कह सकते हैं 100%। देखो 100% अगेन ऑल हो गया। फिर हम कह सकते हैं ईच। ईच किसके लिए यूज होता है? फिर अगेन ऑल के लिए। फिर एवरी। एवरी भी किसके लिए यूज होता है? ऑल के लिए। और फिर मैं ईच, एवरी, 100%। ठीक है? ऑल, ये सारे इसी के अल्टरनेटिव नेम है। फिर हम बात करें नो। नो मतलब 0%। 0% किस में आ गया? नो। नन, NONE, नन का मतलब भी क्या होता है? 0%। नेवर का मतलब भी क्या होता है? 0%। ठीक है? नो, नन, नेवर। फिर हम बात करते हैं सम। सम मतलब कुछ। तो कुछ का अल्टरनेटिव क्या लिख सकते हैं? सेकेंडरी कीवर्ड क्या हो सकता है? फ्यू। ठीक है? और वही वाली बात है, फ्यू। अब फ्यू, फिर हम फ्यू एक ही बात है। फिर हम कर देते हैं मैनी, मोस्ट ऑफ, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट। ठीक है? तो यहां पे हम लिख देते हैं एटलीस्ट, ऑलमोस्ट। फिर जब हम सम की बात कर रहे हैं, सम की बात कर रहे हैं मतलब अगर मैं कहूं कि 90%, 90% भी परसेंटेज की बात करें, वो भी किस में आता है? सम। 100% ऑल में आ गया, 0% नो में आ गया, 90% सम में आ गया, 80% सम में आ गया, इवन 99% भी सम में आएगा, क्योंकि दिस इज नॉट 100%। राइट? तो अगर सेकेंडरी कीवर्ड भी दिए गए हैं तो समझ जाना, फ्यू दिया हुआ है तो समझ जाना सम में है, मैनी दिया हुआ मतलब सम में। राइट? फिर हम आगे बात करते हैं सम नोट। सम नोट में क्या आते हैं? हार्डली, हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली। बाकी काफी रेयर देखे जाते हैं ये हार्डी, सेल्डम, स्कार्सली। मोस्ट ऑफ द टाइम सम के अल्टरनेटिव, ऑल के अल्टरनेटिव या नो के अल्टरनेटिव ही देखे जाते हैं। इनको बोलते हैं सेकेंडरी कीवर्ड। तो आपको पता लगा कि हमारे पास 4 कीवर्ड्स हैं, ऑल, नो, सम, सम नोट, और उनके हमने अल्टरनेटिव नेम भी पढ़ लिए कि ऑल की जगह समटाइम्स आ जाता है हमारे पास ईच आ जाए, तो ईच मतलब वो ऑल ही है, एवरी मतलब ऑल ही है। नो की बात करें तो नन आ जाए, नन का मतलब नो ही है, नेवर का मतलब भी नो है। फिर फ्यू, मैनी, मोस्ट ऑफ, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, मैनी ऑफ, 90%, 80%, 99%, वो भी किस में आता है? सम में। और सम नोट में क्या आते हैं? हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली। ठीक है? अब हमने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ लिया, हमने रिलेशंस पढ़ लिया, सिलोजिज्म में किस तरीके के रिलेशन बनते हैं, किस किस तरीके बनते हैं। जब दो डायग्राम आपस में रिलेट ही नहीं कर रहे तो मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है, नो रिलेशन। फिर कैसा रिलेशन हो सकता है? हमने 4 डायग्राम पढ़े थे। देखो पहला डायग्राम इस तरीके का पढ़ा था हमने कि इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, ए और बी। दूसरा डायग्राम क्या पढ़ा था हमने? इस तरीके का डायग्राम पढ़ा था कि सिर्फ ये रिलेट कर रहा है डायरेक्टली, बाकी कुछ रिलेट नहीं कर रहा। फिर तीसरा हमने पढ़ा था ए और बी, हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ ये वाला पोर्शन रिलेट कर रहा है डायरेक्टली, राइट, बाकी कोई रिलेट नहीं कर रहा। फिर चौथा हमने कौन सा पढ़ा था? ये ए है और ये बी है, राइट, और इनमें कैसा रिलेशन है? क्रॉस का रिलेशन है। ठीक है?
नो रिलेशन। अब हम बात करते हैं सिलोजिज्म में क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। देखो, आपको दो स्टेटमेंट दी जाती हैं, दो या तीन, आपको कुछ स्टेटमेंट दी जाती हैं, इसको बोलता हूं मैं स्टेटमेंट, एस टी मतलब स्टेटमेंट एस, और उसी पे हमको कंक्लूजन दिए जाते हैं। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दी जाती है, लेट्स सपोज कि आपको दो स्टेटमेंट या तीन स्टेटमेंट दे दी गई और उसी के बेस पे आपने कंक्लूजन दे दी गई तीन। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट्स पढ़नी है, स्टेटमेंट्स का डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम की हेल्प से आपको कंक्लूजन को सही या गलत बताना है। राइट, आपको स्टेटमेंट्स पढ़नी है, स्टेटमेंट से डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम के बेस पे आपको कंक्लूजन के आंसर देने की ये सही है या गलत है। ठीक है, मोस्टली एक टाइप हमारी ये है। तो अब स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन है क्या हमारे पास, स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन। कंक्लूजन भी अगेन स्टेटमेंट की फॉर्म ही होती है, मतलब आपको कुछ स्टेटमेंट दी जाती है। ठीक है, कंक्लूजन क्या होता है, हम किसी चीज का रिजल्ट बता रहे हैं, दैट्स कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट्स की हम बात करें, स्टेटमेंट्स, जब हम स्टेटमेंट्स की बात करें तो स्टेटमेंट्स हमारे पास बेसिकली, अगर इनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं स्टेटमेंट्स को, तो पहली कैटेगरी होती है हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट और दूसरी होती है नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, फिर इसको दूसरी कैटेगरी है हमारे पास, इसको नंबर 3 और नंबर 4 मैं बता दूं। दूसरी कैटेगरी है कि डेफिनेट स्टेटमेंट, और जो डेफिनेट नहीं होगी, नॉट डेफिनेट, नॉट डेफिनेट को हम बोलते हैं पॉसिबल, पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी, नॉट डेफिनेट मतलब पॉसिबिलिटी। तो हमारे पास चार तरह की स्टेटमेंट होती है। अगर स्टेटमेंट चार तरह की है तो कंक्लूजन भी चार तरीके से हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेफिनेट, पॉसिबिलिटी। राइट, अब पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करें, देखो आपके पास कीवर्ड था ऑल, आपके पास कीवर्ड था सम। ठीक है, आपके पास और कीवर्ड क्या थे, नो, और आपके पास लास्ट कीवर्ड था सम नोट। ठीक है, जब आपके पास ऑल या सम जैसे पॉजिटिव वर्ड्स आ जाएं तो इनको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है हमारे पास। और जब हमारे पास नो और सम नो आ जाए तो देखो नोट लग गया ना, तो इनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट्स है हमारी। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट कौन सी होती है, जब हमारे पास ऑल सम जिसमें नो नहीं है, मतलब ऑल या सम, तो उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलेंगे, और जहां पे हमारे पास नो और सम नोट आता है उसको हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स बोलेंगे। करेक्ट। अब बात आती है डेफिनेट और पॉसिबिलिटी की, कि डेफिनेट स्टेटमेंट कौन सी होती है और पॉसिबल स्टेटमेंट, पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट कौन सी होती है। देखो, अगर मैं कहूं कि ऑल ए आर बी, मैं कहूं सारे ए बी हैं, सारे ए बी हैं, तो देखो क्या यहां से क्या पता लग रहा है, कुछ डेफिनेट स्टेटमेंट लग रही है। लेकिन अगर मैं यहां कहूं कि ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी, देखो मैंने क्या कह दिया, एक बार तो कह दिया सारे ए बी हैं, एक बार कह दिया कि सारे ए बी ये पॉसिबिलिटी है, मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो मतलब जहां पॉसिबिलिटी आ जाए वो पॉसिबल स्टेटमेंट, डेफिनेट जो 100% ट्रू है। राइट, मैं अगर कहूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, देखो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये कैसी स्टेटमेंट है, डेफिनेट स्टेटमेंट। राइट, और अगर मैं दूसरी स्टेटमेंट कहूं कि इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो क्या है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मे वर्ड आ गया, मे मतलब इट मे रेन टुडे, तो ये किस में आ गया, पॉसिबिलिटी में। मतलब डेफिनेट स्टेटमेंट कौन सी होती हैं, जो 100% ट्रू होती हैं, हम देख के कह दें, जिसमें हमें कोई भी डाउट नहीं होता कि ये होगा या नहीं होगा, वो डेफिनेटली होगा। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में। देखो अब डेफिनेटली होना, डेफिनेट स्टेटमेंट पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। राइट, हमने पढ़ी ना पॉजिटिव, और दो स्टेटमेंट है हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। डेफिनेट मतलब जिसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट स्टेटमेंट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, वो डेफिनेट स्टेटमेंट है। अगर मैं कहूं द सन राइजेज इन द वेस्ट,
मैं ईस्ट की जगह कह दूं वेस्ट, द सन राइजेज इन द वेस्ट, आप कहोगे सर गलत है बात, लेकिन गलत कैसे है? क्लैरिटी है ना आपके माइंड में कि द सन राइजेज इन द वेस्ट की स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट गलत है, तो ये क्या है? डेफिनेट में गलत है, पॉसिबिलिटी में तो गलत नहीं है। लेकिन हम यहां कहेंगे इट में रेन टुडे, ये पॉसिबिलिटी है, मतलब डेफिनेट स्टेटमेंट जो 100% हमारे पास पॉजिटिव हो सकते हैं, 100% नेगेटिव हो सकते हैं, उसको बोलते हैं डेफिनेट स्टेटमेंट। और जिसमें मे या कैन आ जाता है उसको बोलते हैं हम पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर जब मैं कह दूं कैन नेवर कि इट कैन नॉट हैपन, ये नहीं हो सकता, कैन नॉट मतलब पॉसिबिलिटी, इट कैन नॉट हैपन, ये नहीं हो सकता। जब भी पॉसिबिलिटी आती है उसको हम पॉसिबल स्टेटमेंट बोलेंगे, जो डेफिनेट है वो हमारे पास बिना किसी कंफ्यूजन के हमें पता लग जाता है। ठीक है, अब डेफिनेट और पॉसिबिलिटी और क्लैरिटी कहां से आएगी? हम वेन डायग्राम की हेल्प से हमारी स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। जितने भी हमने वेन डायग्राम पढ़े थे अभी जस्ट, वहां से आपको पता लगेगा पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी है, नेगेटिव स्टेटमेंट कौन सी है और वेन डायग्राम कौन से आपके। ठीक है, तो पहला डायग्राम हम ये ले लेते हैं कि ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, राइट। और इनका कॉमन एरिया कौन सा है? देखो, ओवरलैपिंग एरिया इज द कॉमन एरिया। तो मतलब ये आपस में डायरेक्ट कैसे रिलेट कर रहे हैं? इस कॉमन एरिया की हेल्प से, इस कॉमन एरिया की हेल्प से। अब मैं इसी के बेस पे मैं लिखता हूं, देखो ये कुछ एरिया है जो ए में भी है, ये कुछ एरिया बी में भी है। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं पहली स्टेटमेंट कि सम ए आर बी, इसके बेस पे मैंने क्या कहा? सम ए आर बी, ये कुछ ए ऐसा है जो बी भी है, बिल्कुल सही बात है। और ये कैसी स्टेटमेंट है? सम ए आर बी, डेफिनेट सम ए आर बी, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, ये वाला सम एरिया है जो बी भी है, तो ये कैसी स्टेटमेंट होगी हमारे पास? डेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट। फिर उसके बाद मैं इसी को उल्टा कर दूं कि सम बी आर ए, ये भी सही बात है। क्यों? देखो ये सम बी, ये कुछ बी है जो ए बी है, मतलब ये वाला एरिया ए बी है, बी बी है, तो सम ए आर बी। और ये वाला एरिया क्या है? सम बी आर ए, ये भी बिल्कुल सही बात है। हमने वेन डायग्राम पढ़ा, तो इसको भी हम कैसे स्टेटमेंट बोलेंगे? डेफिनेट स्टेटमेंट। ठीक है, बस अब मैं बात करूं इस पोर्शन की बात, इस पोर्शन की बात जो ओनली ए वाला एरिया है। क्या इस एरिया के बारे में हम कुछ डेफिनेट बता सकते हैं? नहीं, इसके बारे में हम कुछ डेफिनेट नहीं बता सकते। क्या इसके बारे में हम कुछ डेफिनेट बता सकते हैं? नहीं, हम इसके बारे में भी कुछ डेफिनेट नहीं बता सकते, है ना। तो इस डायग्राम से हम डेफिनेट किस एरिया के बारे में बता सकते हैं? ओनली दिस एरिया के बारे में, राइट। लेकिन और स्टेटमेंट मैं कैसे बना सकता हूं? अगर मैं कोई और स्टेटमेंट बनाऊं, मैं कहूं कि ऑल ए आर बी। अब एक बात बताओ, क्या यहां से देखने से पता लग रहा है कि सारे ए बी हैं? अरे नहीं, सिर्फ ये वाले ए बी हैं, सारे ए तो बी नहीं है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। फिर अगर मैं फोर्थ स्टेटमेंट लिखूं कि ऐसी ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, सारे बी ए हैं। अरे नहीं, कुछ बी ए हैं, सम बी आर ए हैं, लेकिन सारे तो नहीं है ना। तो ये भी डेफिनेट स्टेटमेंट है, लेकिन डेफिनेट में गलत है। ठीक है, लेकिन डेफिनेट में गलत है, दोनों डेफिनेट स्टेटमेंट है। अब ये तो क्या थे? हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, पॉजिटिव। अब नेगेटिव में बन सकते हैं। नेगेटिव में हम कैसे बना सकते हैं? नेगेटिव में कहूं कि सम ए आर, अब हम पॉजिटिव हमने डिस्कस कर लिया, डेफिनेट में डिस्कस कर लिया, डेफिनेटली डिस्कस करेंगे हम, पॉसिबिलिटी डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव स्टेटमेंट में, नेगेटिव स्टेटमेंट में कि सम ए आर नोट बी, कह रहे सम ए आर नोट बी। क्या एक बात बताओ, इस डायग्राम को देख के लग रहा है कि कुछ ए बी नहीं है? अरे इस डायग्राम को देख के तो हमें सिर्फ यही समझ आ रहा है सम ए आर बी, सम बी आर ए। क्या मैं कह सकता हूं यहां से सम ए आर नोट बी? नहीं, मैं यहां से नहीं कह सकता कि कुछ ए बी नहीं है। और ऐसे ही क्या मैं यहां से कह सकता हूं सम बी आर नोट ए, कुछ बी ए नहीं है? अरे कैसे कह सकते हैं? इस डायग्राम से तो सिर्फ हम यही कह सकते हैं सम ए आर बी या फिर सम बी आर ए, है ना।
तो इस डायग्राम से हम डेफिनेट में क्या कह सकते हैं, सम बी आर ए या सम ए आर बी, बस। बाकी जितने भी स्टेटमेंट इस पे डिपेंड करेंगी तो वो सारी गलत होंगी। जैसे सम ए आर नोट बी, कुछ ए जो है वो बी नहीं है, अरे गलत है, कुछ बी ए नहीं है, ये भी गलत है। ये कैसी है, डेफिनेट में हम बात कर रहे हैं, डेफिनेट स्टेटमेंट है, ठीक है। पॉसिबिलिटी कहाँ होंगी, जब मैं कह दूं सम ए आर नोट बी इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में हो सकती है, हमारे सिलेबस में है ही नहीं इतना ज्यादा, ठीक है। तो सम ए आर नोट बी। अब मैं कहूं कि ऑल ए आर नोट बी, ऑल ए आर नोट बी, देखो सारे ए बी नहीं है, अरे हमें तो ये पता सम ए आर बी, सारे ए बी नहीं है, हमें कैसे पता कि है या नहीं है, तो अगेन ये भी गलत है, ऑल ए आर नोट बी। देखो बट क्योंकि ऑल ए आर नोट बी की हम बात कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी में ठीक हो सकता है, ठीक है। आप कहोगे सर हो तो सकता है ये ऑल ए आर नोट बी, सारे ए बी नहीं है, यहां से हम देख के पता कर रहे हैं कि सारे ए बी नहीं है। देखो ये तो हमारे पास डेफिनेट कंक्लूजन हो गया, इस एरिया की बात कर रहे हैं। जो बाकी जितना भी बच गया वो पॉसिबिलिटी में हो सकता है, वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। ये एरिया तो 100% होगा डेफिनेट में। जब हम डेफिनेट की बात कर रहे हैं, ऑल ए आर नोट बी, सारे ए बी नहीं है, तो इस एरिया के बारे में तो हम कह देते सारे ए बी है। अब कह रहे सारे ए बी नहीं है, तो हम इस एरिया की भी तो बात कर रहे हैं। देखो ऑल ए आर नोट बी, ऑल ए आर नोट बी कब होगा, जब लोग ए और बी के बीच में इस तरह का रिलेशन होगा, ऑल ए आर नोट बी, सारे ए बी नहीं है। लेकिन ये वाला पोर्शन तो हो गया ना, सम ए आर बी, ये तो है ना। तो क्या हम बात कर रहे हैं, ऑल ए आर नोट बी, मतलब ये पोर्शन बी है, इस पोर्शन की भी बात कर रहे हैं, और इस पोर्शन के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। तो ऑल ए आर नोट बी या ऑल बी आर नोट ए, ये भी हमारे पास गलत हो जाएंगे। ये हमने कैसी स्टेटमेंट पढ़ी, नेगेटिव स्टेटमेंट। तो हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट भी हो सकती है, हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट्स भी हो सकती है। और इस डायग्राम से सिर्फ हम डेफिनेट में क्या बता सकते हैं कि सम ए आर बी एंड सम बी आर ए, ठीक है, क्लियर है। अब हम अपना दूसरा डायग्राम पढ़ते हैं। हम अपना दूसरा डायग्राम पढ़ें, तो दूसरा डायग्राम क्या कह रहा है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है बड़ा, ठीक है। मतलब ऑल ए आर बी है। यहां से हमें क्या समझ आ रहा है, क्या कंक्लूजन आ रहा है, ऑल ए आर बी, बिल्कुल सही बात है, सारे ए बी हैं, डेफिनेट स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है। नंबर 2, यहां से और क्या समझ आ रहा है, सम ए आर बी, ये भी तो है, सही बात है, सम ए आर बी। अब एक बात बताओ, जब सारे ए बी हैं तो कुछ ए बी तो बी होंगे, ये सारे ए बी हैं, तो मैं इस पोर्शन की बात करूं तो ये वाले ए बी तो बी होंगे। मतलब बड़ी कंडीशन एग्जिस्ट करिए तो छोटी कंडीशन ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करेगी। फिर मैं यहां से कहूं, ये भी ठीक बात है, फिर मैं कहूं सम बी आर ए, सम बी आर ए, क्या कुछ बी ए है, बिल्कुल सही बात है। देखो जो ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन ए भी है और बी भी है, तो सम बी, ये कुछ बी ए हो गए ना, तो ये भी सही बात है, सम बी आर ए। अब मैं कहूं फोर्थ, क्या ऑल बी आर ए, क्या सारे बी ए हैं, अरे नहीं, सारे बी ए कैसे हैं, ये देखो इस बी के बारे में, ये ए बी है और ये बी भी है, इसके बारे में तो हम कह सकते हैं कि ये वाले बी ए हैं, लेकिन इस पोर्शन के बारे में हम कैसे बता सकते हैं, जो ये बाहर है, नहीं बता सकते ना इस पोर्शन के बारे में। तो सारे बी ए कब होंगे, सारे बी ए कब होंगे, जब ये बी और ए हमारे पास, ये भी बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास यहां से रिजल्ट गलत हो गया, ठीक है। डेफिनेट स्टेटमेंट होगी और पॉजिटिव होगी। अब हम नेगेटिव की बात करें, मैं कहूं कि सम ए आर नोट बी, कह रहा है कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है, अरे सारे ए बी है, ये ए है हमारे पास, सारे ए बी है, तो कुछ ए बी कैसे नहीं हो सकते, गलत बात है, ठीक है। मैं कहूं सम बी आर नोट ए, सम बी आर नोट ए, कुछ भी ए नहीं है, अरे इस डायग्राम से हमें क्या समझ आ रहा है, डायग्राम से सिर्फ ये समझ आ रहा है सम, ये ऑल ए आर बी, लेकिन हम ये कह सकते हैं सम ए आर नोट बी, कुछ बी ऐसे हैं, देखो ये वाले बी हैं जो ए है, अब कुछ बी, कौन से पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, और इस पोर्शन का क्या कोई रिलेशन है इसके साथ, नहीं है, तो इस पोर्शन की बात कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। मतलब जिस पोर्शन के बारे में हमें पूछा गया है और
इस पोर्शन के बारे में अगर पूछा गया है तो इसी के बारे में हम बताएंगे कि सम ए इसके बारे में कहता तो हम बता सकते हैं, लेकिन इस पोर्शन के बारे में हम नहीं बता सकते। करेक्ट। तो ये हमें कुछ रिजल्ट पता होना चाहिए। तो अगर मैं दोबारा कंक्लूड करूं तो हमें क्या पता लग रहा है, ये ए है हमारे पास, ये बी है, तो हमें सिर्फ इस एरिया के बारे में पता है, और इस एरिया को क्या बोलते हैं, सम ए आर बी या सम बी आर ए। और जब हम इस एरिया के बारे में बात करें तो ये क्या हो गया हमारे पास, ऑल ए आर बी। ठीक है, यहां से हमारे पास दो चीज आती हैं, क्या, सम ए आर बी या सम बी आर ए, और यहां से हम बात करें तो ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। ठीक है, तो मतलब अगर इस डायग्राम की बात करें तो ये इसके बारे में, इस पोर्शन के बारे में तो हम बता सकते हैं, लेकिन इस बाहर वाले पोर्शन के बारे में हम नहीं बता सकते। ऐसी हम बात करें इस पोर्शन के बारे में तो हम बता सकते हैं, लेकिन इस एरिया के बारे में और इस एरिया के बारे में हम कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते। तो जिस एरिया के बारे में हम बता सकते हैं हम उसको टिक मार्क कर देंगे, जिसके बारे में हम नहीं बता सकते उसको हम गलत कर देंगे। करेक्ट। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट दी हुई है। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक 3 पॉइंट हम नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहे हैं, अब तो हमने 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, अब हम लेट्स सपोज 3 वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। देखो डायग्राम क्या है, सम ए आर बी सम बी आर सी। ठीक है, ये ए और बी के बीच में लो जी ये रिलेशन है, ये डेफिनेट है, बाकी हम इस और इस पोर्शन के बारे में नहीं बता सकते। बी और सी की बात करें तो ये वाला डेफिनेट पोर्शन है, ये डेफिनेट, इस और इस एरिया के बारे में हम नहीं बता सकते। तो क्या डायग्राम है, इन दो को जब हम कंसिडर करेंगे तो क्या हो गया, ये सम ए आर बी या सम बी आर ए या सम बी आर ए, और इसको इन नेक्स्ट दो डायग्राम की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सम बी आर सी या सम सी आर बी। ठीक है, अब इस पोर्शन के बारे में हमें डेफिनेट में पता है और इस पोर्शन के बारे में हमें डेफिनेट में पता है। क्या पता है कि सम बी आर ए सम ए आर बी सम बी आर सी सम सी आर बी। ठीक है, लेकिन अगर मैं, अब रिलेशन है ए और बी के बारे में और बी और सी के बारे में, ए और बी में आपस में रिलेशन है या बी और सी में आपस में। अब मैं बात करूं कि ए और सी के बारे में बताओ। अब देखो ए और सी आपस में रिलेट नहीं कर रहे ना, दूर दूर है, एक पंजाब है और एक पाकिस्तान में है। राइट, एक पाकिस्तान में और एक इंडिया में है, इनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं ना अभी यहां पे। वैसे तो रिलेशन है, दे आर नेबरिंग कंट्रीज, बट ए और सी, अगर 2 वेरिएबल के बीच में हमारे पास कोई भी रिलेशन नहीं है तो जो भी हमारी स्टेटमेंट आएंगी डेफिनेट में उसको हम क्रॉस मार्क कर देंगे। ठीक है, क्या बताया, अगर 2 वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम देख के हमें क्या, ए और सी के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है, अरे नहीं, ए और बी के बीच में रिलेशन दिख रहा है, बी और सी के बीच में दिख रहा है, ए और सी के बीच में कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा। अगर 2 वेरिएबल्स के बारे में कोई रिलेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम तो डेफिनेट में जितनी भी स्टेटमेंट आएंगी हम उसको गलत कर देंगे, बात ही खत्म, हम देखेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है, हम पढ़ चुके हैं दूसरा पॉइंट, हमने कहा था ना कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, और यहां पे अगर मैं स्टेटमेंट कह दूं कि इसी के बेस पे बताओ रिजल्ट, क्या सम ए आर बी ठीक होगा या गलत होगा। देखो ऑल ए आर बी मतलब सारे ए बी हैं, अगर सारे ए बी हैं तो कुछ ए भी तो बी होंगे, तो ठीक है। मतलब जब हम बड़ी से छोटी स्टेटमेंट पे आ रहे हैं, बड़े रिलेशन से छोटे रिलेशन पे आ रहे हैं, मतलब ऑलरेडी एक रिलेशन दिया हुआ है और उसी से छोटा रिलेशन पे आ रहे हैं तो वो ट्रू होगा। या मैं कहूं रेस्ट्रिक्शन की बात कर दूं, मैं कहूं ऑल ए आर नॉट बी, मैं कहूं सारे ए बी नहीं है, तो इसी से मैं आ रहा हूं सम ए आर नॉट बी। अरे एक बात बताओ, सारे ए बी नहीं है, लो जी ये सारे ए जो है वो बी नहीं है, तो कुछ ए की बात कर रहा है, कुछ ए भी तो बी नहीं होंगे। तो मतलब जब ऑलरेडी रिलेशन दिया हो या ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन दी हो तो उसमें भी जो डेफिनेट में स्टेटमेंट आती है हम उसको टिक लगाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जब 2 वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो डेफिनेट में हम गलत लगा देंगे, और जब ऑलरेडी बड़ा रिलेशन दिया होगा या बड़ी रेस्ट्रिक्शन दी होगी तो छोटी में हम क्या कर देंगे, उसको ट्रू लगा देंगे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कहोगे सर अब तक आपने वो पोर्शन के बारे में बताया जो वेन डायग्राम से रिलेट कर रहा है,
जैसे मैं कहूं कि इस पोर्शन के बारे में तो बता दिया कि ये रिलेट कर रहे हैं, अब बाकी के पोर्शन के बारे में बताओ ना, पोर्शन नंबर 1 के बारे में, पोर्शन नंबर 2 के बारे में बताओ, तो इसको बोलते हैं ब्लैंक स्पेस। जो रिलेट कर रहा है वेन डायग्राम से वो डेफिनेट में हम बता देते हैं, जो रिलेट नहीं कर रहा उसको बोलते हैं ब्लैंक स्पेस। अब ब्लैंक स्पेस के बारे में हम बात करें, जब भी ब्लैंक स्पेस के बारे में हमें रिलेशन बताना है ना, ब्लैंक स्पेस के बारे में रिलेशन बताना है, तो डेफिनेट में हम गलत लगाएंगे, ठीक है। अब ब्लैंक स्पेस के बारे में बात करता हूं, देखो मैं कहूं कि सम ए आर नोट बी, देखो डेफिनेट स्टेटमेंट होगी। अगर इस पोर्शन के बारे में बात करें तो ये पोर्शन है सम ए आर बी, ठीक है। अब हम करें सम ए आर नोट बी, मतलब इस पोर्शन के बारे में बात करें ना कि इनमें से कुछ पोर्शन ऐसे होगा जो बी नहीं होगा। देखो जब ब्लैंक स्पेस के बारे में, देखो इनमें से हो सकता है ना कि ये पोर्शन, इनमें से कोई सा ऐसा एलिमेंट हो जो बी के साथ क्रॉस का रिलेशन बना रहा हो, मतलब सम ए आर नोट बी हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी में तो मान सकते थे, लेकिन हम तो डेफिनेट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो डेफिनेट में क्या होगा, गलत होगा। तो हमने क्या पढ़ा, डेफिनेट में हम अब तक पहले पढ़ते आ रहे हैं, पूरी कहानी डेफिनेट पे चली है, लेकिन जब हम इन पोर्शन के बारे में बात करें जो रिलेट नहीं कर रहे डायरेक्ट, जब भी हम ब्लैंक स्पेस के बारे में पढ़ते हैं तो ब्लैंक स्पेस के बारे में हम डेफिनेट में गलत लगाते हैं। तो क्या हो गया, 3 चीजें पढ़ी। पहला, जब 2 वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो डेफिनेट में हम गलत लगा देंगे। दूसरा, जब ब्लैंक स्पेस के बारे में बात करें तो भी डेफिनेट में गलत लगा देंगे। ठीक कब लगाएंगे, जब बड़ा रिलेशन या बड़ा रेस्ट्रिक्शन दिए, उससे छोटे रिलेशन और छोटे रेस्ट्रिक्शन पे आ रहे हैं तो हम उस पर टिक मार्क कर देंगे। करेक्ट है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, मैं कहूं पहला एग्जांपल देखो, ऑल बॉक्सेस आर प्लेट्स, ये स्टेटमेंट है हमारी, ये स्टेटमेंट है। और देखो ऑल बॉक्सेस आर प्लेट, आप कहोगे सर सारी बॉक्स प्लेट कैसे हो सकती हैं, आपको कुछ नहीं करना, जो स्टेटमेंट दी हुई है उसी को सच मानना है, ठीक है। आपको इमोशनल नहीं होना, ठीक है, कि सारे बॉक्स प्लेट कैसे हो सकते हैं। मैं कहूँ कि ऑल मदर आर फादर्स, ठीक है, आप कहोगे सर सारी मदर फादर कैसे हो सकती हैं, अरे नहीं, जो दिया गया उसको सच मानना है आपने। ऑल बॉक्सेस आर प्लेट्स, फिर मैं कहूँ सम प्लेट्स आर बाउल। देखो आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो, उसका डायग्राम बनाओ। देखो ऑल वाले में मैंने क्या बताया था, देखो ऑल वाले का डायग्राम कैसे बनता है, इस तरीके से ऑल ए आर बी। और सम का डायग्राम कैसे बनता है, सम का डायग्राम ऐसे बनेगा, ये सम ए आर बी, 2 ही तो डायग्राम है। और जब रिलेशन नहीं होगा उनमें तो कैसा डायग्राम बनेगा, लो जी ए और बी, है ना। तो ऑल का डायग्राम, सम का डायग्राम और नो रिलेशन, मतलब ए और बी में नेगेटिव रिलेशन का डायग्राम। और नो रिलेशन का डायग्राम कैसे बनता है, ए और बी का कोई लेना देना नहीं है, लो ए और बी बाहर निकाल दो, है ना। तो ये क्या है, नो रिलेशन, ये ऑल, ये सम और ये नो, ठीक है, समझ गए। ये या ऑल नोट, सम नो या ऑल नोट। अच्छा देखो ऑल मतलब सारे और ऑल नोट मतलब नो। तो देखो ऑल बॉक्सेस आर प्लेट, अब क्या करो, बॉक्सेस को बी से डिनोट करेंगे हम, प्लेट को पी से डिनोट करेंगे, ये प्लेट वही पी हो गया, और बाउल को बी से डिनोट करेंगे। अब देखो अगर बाउल को बी से डिनोट कर दिया, बॉक्स को बी से डिनोट कर दिया तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे बॉक्स को बॉक्स ही लिखना पड़ेगा और बाउल को बाउल लिखना पड़ेगा, लेकिन पी को प्लेट लिख दो। आप यूजुअली ऐसे ही करोगे, इनके फर्स्ट कैरेक्टर से आप डिनोट करोगे, इससे हमारा टाइम बचता है। तो देखो ऑल बॉक्सेस आर प्लेट, तो मैं बना दूं कि ये हमारे पास बॉक्सेस हो गया, ऑल बॉक्सेस आर प्लेट, ऑल का डायग्राम ऐसे ही बनता है, लो जी ये प्लेट मैंने पूरा ही लिख दिया, वैसे आप पी लिख देना, ऑल बॉक्सेस आर प्लेट। अब कह रहा है सम प्लेट आर बोल, अब बॉक्सेस को भूल जाओ, अब क्या बन गया, ये बड़े वाला डायग्राम प्लेट का हो गया, और सम का डायग्राम कैसे बनता था, सम प्लेट आर बाउल, सम प्लेट आर बाउल, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये हमारे पास बॉक्सेस था, अगर इसी डायग्राम को मैं बात करूं, ये हमारे पास प्लेट था, तो सम में हमने ये आगे क्यों नहीं बढ़ाया। आपने क्या करना है, एक मिनिमम डायग्राम लेके चलना होता है, ठीक है, मैक्सिमम नहीं लेना होता। इन 2 डायग्राम, ये बाउल की बात करें तो आपने क्या करना है, प्लेट और बाउल के बीच में रिलेशन बता रहे हैं ना, तो इसी के बीच में लो ना। बॉक्स और बाउल को क्यों जबरदस्ती रिलेशन बना रहे हो, क्यों जबरदस्ती उनके बीच में रिलेशन क्रिएट कर रहे हो, तो आपको मिनिमम डायग्राम लेके चलना होता है। तो हमने क्या बना दिया, ऑल बॉक्सेस आर प्लेट्स, ऑल सम प्लेट्स आर बाउल, ठीक है।
ये हमारे पास इन स्टेटमेंट का डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन में मैं कहूँगा आपको स्टेटमेंट दिए, आपने डायग्राम बनाया, आपका काम खत्म। बस आपको अब कंक्लूजन पढ़ना है, उसको टिक मार्क या गलत मार्क लगाना है। कंक्लूजन में मैंने पहला कंक्लूजन दे दिया कि सम बॉक्स आर बाउल। क्या कहा? सम बॉक्सेस आर बाउल। कुछ बॉक्सेस ऐसी हैं जो बाउल है। अब एक बात बताओ, देखो बॉक्स वेन डायग्राम देखो, बॉक्स और बाउल क्या आपस में कुछ रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, ये दूर दूर है तो इनमें कोई रिलेशन है ही नहीं। तो बताया था जब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन नहीं होता हम क्या करते हैं? डायरेक्ट क्रॉस लगा देते हैं। अब मैं कहूं कि सम, दूसरा सम प्लेट्स आर बॉक्सेस। सम प्लेट आर बॉक्सेस। देखो प्लेट्स का है, बॉक्सेस देखो ऑल बॉक्सेस प्लेट है, सारी बॉक्स प्लेट है, मतलब प्लेट के डिब्बे के अंदर बॉक्स है ना। तो मतलब ये जो ये एरिया है वो प्लेट के अंदर है, मतलब ये बॉक्स भी है और ये प्लेट भी है ना। ये बॉक्स भी है, प्लेट भी है, लेकिन ये वाला एरिया क्या ओनली प्लेट है। तो हम पढ़ के आए ना कि जब ये ऑल बॉक्सेस आर प्लेट होता है तो वहां से हम क्या कंक्लूजन ड्राइव करते हैं कि सम प्लेट आर बॉक्सेस, सम प्लेट आर बॉक्सेस। तो यहां से देखो ये कुछ प्लेट है ना, ये कुछ प्लेट है जो बॉक्स भी है, ये प्लेट भी है ना, प्लेट के अंदर है, ये प्लेट कैसी है? बॉक्सेस भी है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी? ट्रू होगी। ठीक है, इस तरीके से कंक्लूजन हम ड्राइव करते हैं। तो हमें क्या करना होता है? जस्ट क्वेश्चन पढ़ा, डायग्राम बनाया, स्टेटमेंट पढ़ के फिर उसके बाद फटाफट हमने क्या किया? कंक्लूजन के आंसर्स दिए। राइट। अब एक बार देखो एक टाइप और आती है सिलोजिज्म की। एक तो ये टाइप थी और दूसरी टाइप क्या होती है? इन्फरेंस टाइप। आपको स्टेटमेंट पढ़नी होती है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने माइंड में देखना। देखो एक जनरल नॉलेज होती है, जनरल मेंटल एबिलिटी होती है कि हमारे आसपास क्या चल रहा होता है। थोड़े डिसीजन भी देने होते हैं, डिसीजन देने होते हैं, या एक वर्ड मैं यूज करूं कंक्लूजन या इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब क्या होता है कि कंक्लूजन ही देना, कुछ रिजल्ट देना। आपको इन्फरेंस टाइप क्वेश्चन भी देखे जाते हैं सिलोजिज्म में। लाइक अगर मैं क्या पूछूं, अगर मैं आपको कहूं कि देखो मोहित इज एन आर्टिस्ट, मोहित इज एन आर्टिस्ट, ये स्टेटमेंट दे दी मैंने, पहली स्टेटमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट दे दी कि आर्टिस्ट आर ब्यूटीफुल, आर्टिस्ट आर ब्यूटीफुल। और कंक्लूजन में मैंने क्या दे दिया कि मोहित इज नॉट ब्यूटीफुल, मोहित इज नॉट ब्यूटीफुल। और सेकंड मैंने क्या दे दिया कि मोहित इज ब्यूटीफुल, मोहित इज ब्यूटीफुल, मोहित इज ब्यूटीफुल। ठीक है। अब देखो आपने क्या देखा कि मोहित आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट ब्यूटीफुल है। मतलब जो मोहित है, मोहित क्या है? मोहित आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट क्या है? ब्यूटीफुल है। ठीक है। तो क्या मैं यहां से डायरेक्ट कह सकता हूं कि मोहित जो है वो ब्यूटीफुल है? बिल्कुल सही बात है। तो यहां से कौन सा रिजल्ट ठीक है कि मोहित ब्यूटीफुल है? इसको क्या बोलते हैं? इन्फरेंस टाइप क्वेश्चन। राइट। तो और ये वाला पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। मोहित इज नॉट ब्यूटीफुल, अरे मोहित आर्टिस्ट है और सारे आर्टिस्ट ब्यूटीफुल है। ठीक है, इसको इन्फरेंस टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। फिर हमारे पास आते हैं असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। मतलब आपको दो स्टेटमेंट दे दी जाएंगी। पहले असर्शन एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, फिर रीजन, आर से रीजन, ए से असर्शन, और दूसरा क्या हो जाएगा? रीजन। असर्शन और रीजन। असर्शन में एक स्टेटमेंट दे दी, रीजन में एक स्टेटमेंट दे दी। हमें पहले तो ये बताना होता है कि वो सही है या गलत है। सही है तो टिक मार्क कर दो, गलत है तो क्रॉस मार्क कर दो। फिर क्या होता है? एक स्टेटमेंट दूसरे पे डिपेंड करती है। मतलब एक स्टेटमेंट दूसरे का रीजन हो सकती है, एक स्टेटमेंट दूसरे का एक्सप्लेनेशन हो सकती है। तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू इस टाइप को समझाएंगे। ठीक है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सिलोजिज्म का, ईदर और कॉन्सेप्ट, आइदर या और। उससे पहले एक बार मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा दूं, वो थोड़ा सा देखो क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में। जब हमने पहला डायग्राम पढ़ा था कि ए और बी, यहां से हमने क्या बताया था कि ये सम ए आर बी सम बी आर ए है ना। यहां से हमने क्या बताया था? सम ए आर बी
या सम बी आर ए, ठीक है, सम बी आर ए। पहला डायग्राम सिर्फ यही कह रहा था, है ना, करेक्ट। जो दूसरा डायग्राम हमने पढ़ा था, ये ए बी, यहां से क्या था, ऑल ए आर बी यहां से दिख रहा था, ऑल ए आर बी। अब ऑल ए आर बी से हम क्या क्या कह सकते थे, हम कह सकते थे कि सम ए आर बी कह सकते थे, और हम क्या कह सकते थे, सम बी आर ए, ठीक है, सम बी आर ए। बस ये डायग्राम दिया है तो इसके बेस पे हम दो रिजल्ट दे सकते थे कि ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी है और सम बी आर ए है, ठीक है। और यहां से हमें क्या दिया होता, ये डायग्राम दिया तो हम यहां से कह सकते थे ऑल ए आर बी, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए, सम बी आर ए। बस यहां से हम दो कंक्लूजन दे सकते थे, करेक्ट। जो बाकी सब है, मतलब ये कंक्लूजन दे सकते हैं, मतलब इस टाइप की स्टेटमेंट को हम करेक्ट करेंगे डेफिनेट में, ठीक है। अब हम बात करें आइदर और कॉन्सेप्ट या इधर और कॉन्सेप्ट, जो भी प्रोनाउंस करना आपने। तो आइदर और कॉन्सेप्ट है क्या, EITHER, आइदर या और कॉन्सेप्ट, आइदर या और कॉन्सेप्ट। आइदर और कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं, देखो आइदर और की तीन कंडीशन है, इसने तीन कंडीशन दे दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन कंडीशन क्या दे दी। सबसे पहले तो आपको जो दो स्टेटमेंट, देखो आइदर और मतलब दो स्टेटमेंट में अप्लाई होगा, डेफिनेट स्टेटमेंट में अप्लाई होगा, आइदर या और। अब डेफिनेट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो आइदर और में क्या कह रहे हैं, आपके पास दो स्टेटमेंट होंगी, दो स्टेटमेंट्स होंगी, उन दो स्टेटमेंट्स में क्या होगा, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी और एक स्टेटमेंट नेगेटिव होगी। आपके पास दो स्टेटमेंट्स होंगी, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी और एक स्टेटमेंट नेगेटिव होगी। मतलब देखो, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव मतलब एक ऑल हो जाएगा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और एक स्टेटमेंट नेगेटिव होगी, मतलब नेगेटिव हम क्या ले लें, सम नोट ले लेते हैं। एक पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, ठीक है। फिर दूसरी हम ले लेते हैं, अच्छा ये उल्टा भी हो सकता है, सम नोट या ऑल भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव होगी। और क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन, देखो सम और सम नोट हो गया, या उल्टा भी हो सकता है, सम नोट या सम हो गया, सम नोट या सम हो गया। और क्या हो सकता है, ये एक, ये दो, और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, सम और नो या नो और सम, ठीक है, तीन कॉम्बिनेशन। अब आप कहोगे सर ऑल और नो का भी तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नहीं, ये एक्सेप्शन है, ऑल और नो, इधर और। देखो इधर और क्या होता है कि या तो ये या तो ये, एक तो ये है, या फिर दोनों मिलके एक कंबाइंड रिजल्ट दे रहे हैं। अगर मैं ऑल या नो की बात करूं, ऑल या नो, मैं कहूं ऑल ए आर बी, कि ऑल ए आर बी, लो जी सारे ए बी हैं, और नो का मतलब नो ए आर बी, की कोई ए और बी नहीं है, तो ये तो आपस में एक दूसरे के एंटी हो गए ना, तो कॉम्प्लीमेंट तो नहीं हुए ना। देखो डिफरेंस है कॉम्प्लीमेंट और एंटी। कॉम्प्लीमेंट मतलब दोनों मिलके कोई रिजल्ट दे रहे हैं, और एंटी क्या हो गया, देखो अगर सारे ए बी हैं तो क्या ये ट्रू हो सकते हैं, ये तो कभी भी ट्रू नहीं होगा ना कि ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ तो डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, या मैं कहूँ ए और बी में रिलेशन है, और कैसा रिलेशन है कि ए बी नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ तो सारे ए बी हो रहे हैं। तो ऑल और नो क्या है हमारे पास, ऑल और नो एक्सेप्शन, ये इधर और में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाता, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमारे पास कहाँ होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं हमारे। कौन कौन से चार पेयर्स हैं, ऑल सम नोट ऑल, सम नोट सम, और ये छठा पांचवा छठा कौन सा, सम नोट और नो सम, ठीक है। सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, एक स्टेटमेंट नेगेटिव होनी चाहिए, और ऑल और नो में क्या है, एक्सेप्शन, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। नंबर 2, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली रॉन्ग होनी चाहिए, इंडिविजुअली रॉन्ग होनी चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमने देख लिया, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी देख लिए, और ऑल और नो एक्सेप्शन होते हैं। अब दोनों स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, मतलब गलत मतलब जो स्टेटमेंट दी हुई है ना उस पर क्रॉस का साइन, हम जो रिजल्ट बताएंगे उसका क्रॉस का साइन लगना होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि सम ए आर बी, और मैं कहूं नो ए आर बी, आपने क्या किया, वेन डायग्राम की मदद से देखा तो आपने इस पे क्रॉस लगा दिया कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो क्या होनी चाहिए, दोनों स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, एक पॉजिटिव होनी चाहिए एक नेगेटिव। देखो होगी ना पॉजिटिव, ये सम कैसी होगी स्टेटमेंट पॉजिटिव, नो ये कैसी होगी नेगेटिव स्टेटमेंट। और फाइनली उनके वेरिएबल सेम होने चाहिए,
उनके वेरिएबल्स सेम होने चाहिए। सेम मतलब देखो ए और बी, यहां पे भी ए और बी। अब ये इट डजंट मैटर कि बी पहले आ रहा है ए बाद में आ रहा है, ठीक है, बी पहले आ रहा है ए बाद में आ रहा है, लेकिन कब मैटर करता है, जब हमारे पास ऑल और सम नोट आ जाता है, तब हमारे पास ये कंडीशन है कि जो पहले वेरिएबल होगा वही दूसरी स्टेटमेंट में भी पहला वेरिएबल होगा, जो दूसरा वेरिएबल होगा वही दूसरी स्टेटमेंट में भी दूसरा वेरिएबल होगा। ऑल और सम नोट में यही, ऑल और सम नोट में बाउंडेशन है कि जो पहला वेरिएबल होगा ना दोनों स्टेटमेंट में वही पहला वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन जो हमारे बाकी के दो पेयर थे सम नोट और सम और नो, इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें आगे पीछे वेरिएबल्स हों, बट वेरिएबल्स तो सेम होने चाहिए ना। वेरिएबल्स तो ए और बी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए पहली स्टेटमेंट में ए और बी वेरिएबल है, दूसरी में बी और सी वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो सेम नहीं हुए। पहली बात तो वेरिएबल सेम होने चाहिए, जैसे यहाँ पे वेरिएबल सेम है ए और बी, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे जो पहले आ रहा है वही वेरिएबल होना चाहिए दोनों स्टेटमेंट में, जो दूसरा आ रहा है वही वेरिएबल होना चाहिए दोनों स्टेटमेंट में। लेकिन यहाँ पे क्या है, सम नोट सम नो में आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। लो मैं कन्वर्ट कर दूं, नो बी आर ए, तो सम और नो में कोई ऐसी बाउंडेशन थी नहीं हमें, तो ये मिलके क्या बनाएगा, आइदर और, आइदर 1 और आइदर 2। इसको 1 का नाम दे रहे हैं और इसको 2 का नाम दे रहे हैं। तो इधर और कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले तो दोनों एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है, ऑल और नो नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें क्या था कि ऑल और नो नहीं होना चाहिए, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए और उनके वेरिएबल सेम में एक्सेप्शन का है ऑल और सम नोट। ऑल और सम नोट में क्या है, जो वेरिएबल पहले है वही वेरिएबल बाद में होना चाहिए, करेक्ट। तो ये हमारे पास आइदर और का कॉन्सेप्ट था। अब आइदर और के कॉन्सेप्ट को हम कहाँ अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस में, PYQ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो हम PYQ शुरू करने वाले हैं। हम देखते हैं, देखो रीजनिंग में जो बेसिक था वो बता दिया, सिलोजिज्म में जो बेसिक था इतना ही बेसिक था। अब हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे 1 by 1 टिल 2021, जितने भी हमारे PYQ आए हैं लास्ट ईयर्स, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। एंड नेक्स्ट सेक्शन में ये डिस्कस करेंगे हम। एंड तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।